नमस्कार साथियों, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोदी वंश एवं सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इस वीडियो क्रमांक 4 में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोदी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह द्वारा 1451 में दिल्ली का शासन स्वेच्छा से त्याग कर दिया गया। इसके बाद में लोदी वंश के प्रथम शासक एवं संस्थापक बेलोल खान लोदी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता संभाली। पहली बार दिल्ली पर तुर्कों के बाद में अफगानों का अधिकार हुआ। बेलोल खान द्वारा जौनपुर के महमूद शाह सर्की के दिल्ली आक्रमण को असफल कर दिया गया तथा 1489 ईस्वी में बेलोल खान लोदी की 38 वर्ष तक शासन करने के बाद मृत्यु हो गई। बेलोल खान की मृत्यु के बाद निजाम शाह, जिसकी उपाधि सिकंदर शाह, बाद में वो सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बेलोल खान की मृत्यु के बाद शासक बना। यह उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। सिकंदर लोदी ने अपना साम्राज्य तिरहुत, बिहार का स्थान है, बिहार तथा बंगाल तक विस्तृत किया। न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार के लिए जाना जाता है। इन्होंने भूमि की नाप व इसी के आधार पर भूमि कर को नियत किया। इन्होंने एक नया गज चलाया जो सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह 30 इंच लंबा गज था जो भूमि की नाप में काम में आता था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण कराया। इस नगर का निर्माण कराने का हेतु अथवा कारण था आस पड़ोस के जो राज्य है, जैसे इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर, इनके ऊपर नियंत्रण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यह गुलरू खान उपनाम से कविता लेखन भी करते थे। इनकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी नवंबर 1517 में शासक बना। इनका राज्याभिषेक आगरा में किया गया। यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। इन्होंने अर्थात इब्राहिम लोदी ने खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा के साथ लड़ा। यह युद्ध हार गया। इस युद्ध की हार के बाद राणा सांगा की सीमाएं सीधी दिल्ली के आसपास तक पहुंच गई। इसे दिल्ली के शासक के साथ राणा सांगा का संघर्ष भविष्य में तय हो गया था एवं दिल्ली सल्तनत को इसे हार से ठेस पहुंची। इसके बाद इब्राहिम लोदी ने 1526 ईस्वी में मुगल बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो गई तथा युद्ध स्थल में ही मारा गया और भारत में एक नया एवं स्थायी राजवंश की स्थापना हुई, मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक बाबर बना। मुगल साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम
सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल में प्रशासन में सबसे बड़ा सुल्तान हुआ करता था। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। राज्य या साम्राज्य की सभी शक्तियाँ सुल्तान में ही निहित थी। वही राज्य का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता माना जाता था। यह सबसे बड़ा एवं पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश भी सुल्तान ही हुआ करता था। किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय सुल्तान के हाथ में था। राजनीति एवं मजहब, धर्म, पंथ संबंधी मामलों में ही सर्वे सर्वा सुल्तान ही हुआ करता था। सुल्तान से अपेक्षा की जाती थी कि वह उलेमा वर्ग की सलाह को माने और उनके निर्णय लेते समय उनको अपनी भूमिका निभाने में सहयोग लें। सुल्तान के बाद में प्रशासन में सबसे अमीर वर्ग दूसरे स्थान पर आता है। अमीर वर्ग का सुल्तान की शक्तियों पर प्रभाव था एवं वो निर्णयों को प्रभावित भी करते थे। सल्तनत काल में दो प्रकार के अमीर थे। इनके दो वर्ग बने हुए थे। एक तो थे तुर्की अमीर और दूसरे थे गैर तुर्की अमीर। तुर्की अमीरों का दरबार में अच्छा प्रभाव था गैर तुर्की अमीरों के बजाय। चहलगानी या चालीसा क्या है? चहलगानी या चालीसा इल्तुतमिश के द्वारा गठित 40 अमीरों का ऐसा दल है जो उस समय प्रशासन में इनकी सहायता करता था। लेकिन धीरे धीरे चालीसा नामक दल ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और दरबार के निर्णयों को प्रभावित करना शुरू किया। इससे परेशान होकर के बलबन द्वारा इस चालीसा का विनाश कर दिया गया, इसको नष्ट कर दिया गया। दरबार के अंदर जितने भी अमीर थे उन सब का योग्यता के अनुसार प्रभाव कम एवं ज़्यादा होता था। सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत इस नाम से केंद्रीय शासन व्यवस्था या मंत्री परिषद हुआ करती थी जो शासन कार्य के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। इस काल में केंद्रीय शासन व्यवस्था के 4 प्रमुख आधार स्तंभ थे। पहला था वजीर, दूसरा आरिजे मुमालिक, तीसरा दीवान इंसा, चौथा दीवान रिसालत। वजीर का कार्यालय दीवान विजारत या वित्त विभाग कहलाता था। इसकी सहायता के लिए मुस्तौफी, महालेखा परीक्षक, खजांची, मजमदार, हिसाब का संग्रहकर्ता आदि सहायक कर्मचारी हुआ करते थे। वित्त विभाग के अंदर कुछ सुल्तानों ने नवीन पदों का सृजन भी किया। एक है दीवान वकूफ। यह जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, इसके द्वारा किया गया। दूसरा दीवान मुस्तकराज। इस पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। दीवान अमीर कोही। यह विभाग मोहम्मद तुगलक द्वारा उस समय भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु स्थापित किया था। दीवान इंसा। यह विभाग शाही पत्र व्यवहार का कार्य करता था। दीवान रियासत। यह विदेश मंत्रालय की तरह कार्य करता था। सदर उस सुदूर। यह धर्म विभाग होता था। धर्म विभाग का जो प्रमुख था उसे सदर उस सुदूर कहा जाता था। इस विभाग के लिए कोष या धन की व्यवस्था ज़कात नामक कर से हुआ करती थी, जो उस समय एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था, ज़कात। काजी उल कुजात। यह
न्याय विभाग का प्रमुख एवं सबसे बड़ा न्यायाधीश हुआ करता था सम्राट के बाद। बरीद ममालिक सूचना विभाग दरबार व राजमहल की सुरक्षा हेतु 6 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो प्रमुख इस प्रकार थे: वकीर दर, बारबक, अमीर हाजिम, अमीर शिकार, अमीर मजलिस, सर जादर। सल्तनत काल सैन्य धर्म का सापेक्ष राजतंत्र हुआ करता था। इस समय प्रशासन में सेना की प्रमुख भूमिका थी। खम्स यह एक प्रकार का लूट से प्राप्त हुआ धन था, जो युद्ध के दौरान होता था। प्रांतीय शासन व्यवस्था केंद्रीय शासन व्यवस्था के समान ही हुआ करती थी। प्रांत का सबसे बड़ा शासक या प्रशासक, जिसको वली या नाजिम के नाम से जाना जाता था, इसकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा अपने विश्वास पात्र लोगों में से की जाती थी। जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी को सिख के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके बाद में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, आगरा नगर की स्थापना किसने करवाया था? भूल से लिख दिया है, किसने की थी, ऐसा मानना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? प्रश्न क्रमांक 3, सल्तनत कालीन सुल्तान के बारे में संक्षिप्त में बताइए, अर्थात सुल्तान की कार्य शक्तियाँ और साम्राज्य में उसकी स्थिति, इसके बारे में अधिकतम 5 पंक्तियों में उत्तर देना है। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।